हेलो गाइस। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10 की चैप्टर 1, दैट इज़ केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। हम कोशिश करेंगे इस चैप्टर को। देखिए, केमिस्ट्री का क्या है कि लाइक जनरली पीपल सेज कि ये एक याद करने वाला एक्सेप्शनल नॉन लॉजिकल पोर्शन है, बट आई गेस एंड आई बिलीव कि दिस चैप्टर इज लाइक नॉट दिस चैप्टर, द सब्जेक्ट इज सो इंटरेस्टिंग, है ना। It is only required कि how your approach is towards the subject. The chemistry is very interesting, very logical, very analytical. बस हाँ, ये आप पे डिपेंड करता है कि आपकी एनालिसिस और आपकी अप्रोच, आपकी समझ या आपकी समझने की जो क्यूरोसिटी है सब्जेक्ट के दौरान, सब्जेक्ट के तरफ, दैट विल क्रिएट द कॉन्सेप्ट अकॉर्डिंगली, है ना. सो इट इज़ ओनली रिक्वायर्ड योर curious approach. So I'll suggest you to be very curious towards this subject. So let us start. But chapter start करने से पहले we'll go towards some background. हम पहले थोड़ी सी बैकग्राउंड देखेंगे इस सब्जेक्ट के बारे में या पर्टिकुलर चैप्टर के बारे में. वैसे केमिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा समझ ले. केमिस्ट्री, है ना, तो केमिस्ट्री में हमें तीन चीज़ें मिलती, तीन हिस्से मिलेंगे समझने के लिए, पढ़ने के लिए. तीन इसके क्लासिफिकेशंस हैं, है ना, और आपको मिला जुला के लगभग तीनों चीज़ें पढ़नी है. फर्स्ट पोर्शन इज फिजिकल केमिस्ट्री. सेकंड इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड द थर्ड इज इनऑर्गेनिक. ठीक है. जैसे जैसे आपकी क्लासेस बढ़ेंगी आगे, आपको ये बातें समझ में आती जाएंगी कि ये तीनों पोर्शन है क्या. मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ, है ना. फिजिकल नाम में थोड़ा सा फिजिक्स आ रहा है. बिल्कुल, ये वो केमिस्ट्री का वो पोर्शन है जिसमें आपको केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स देखने को मिलते हैं. मोर लाइकली टू बी फिजिक्स. फिजिक्स मतलब मैथमेटिक्स कह लीजिए. मतलब कि अच्छा, ऐसा है ना कि केमिस्ट्री के हर पोर्शन में या फिजिक्स के लगभग पोर्शन में जो है, आप केमिस्ट्री को फिजिक्स से, इट्स कॉल्ड इंटरलॉकिंग, है ना. नॉट इंटरलॉकिंग, सॉरी, इट्स कॉल्ड इंटरलिंकिंग. और बड़ा मज़ा भी आता है व्हेन यू स्टडी लिंकिंग द चैप्टर्स. जब आप सब्जेक्ट को, एक सब्जेक्ट को दूसरे सब्जेक्ट से लिंक करते हैं, सो इट्स वेरी, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गया. इट बिकम्स सो इंटरेस्टिंग. इट्स इंटरलिंकिंग, है ना. तो सब्जेक्ट को आप एक दूसरे से रिलेट करते जाओ तो बड़ा मज़ा आता है समझने में. वेल, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो गई हमारी, जिसमें हम ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस के बारे में, मोर लाइकली टू, अगर हम बात करें तो इस पोर्शन में हम बेसिकली जो डोमिनेंट कार्बन है, सिर्फ कार्बन डोमिनेंट, आई एम नॉट सेइंग कि हम इसमें सिर्फ कार्बन के बारे में ही पढ़ेंगे. इस पोर्शन में कार्बन डोमिनेटिंग एलिमेंट है, रिलेटिंग अदर एलिमेंट्स भी इसमें होते हैं, है ना. जैसे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में या ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जो होते हैं वो कार्बन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, ये तीनों जो है इसमें डोमिनेट करते हैं. मतलब मोस्ट ऑफ द सब्सटेंसेस जो है ना, उसमें आपको यही मिलेंगे. और इन सब में भी सबसे मोस्ट डोमिनेटिंग कौन है, दैट इज़ कार्बन. तो आप कह सकते हैं कि स्पेशली कार्बन के लिए जो है एक पोर्शन बनाया गया, दैट इज़ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. और इसकी इम्पोर्टेंस क्यों है वो आप इसी क्लास के चैप्टर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में देखेंगे. इनऑर्गेनिक, कार्बन को छोड़ दीजिए, बाकी सारे जो है आपके इनऑर्गेनिक में आ गए.
मतलब कार्बन को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट्स के बारे में जब आप स्टडी करोगे, दैट इज इनऑर्गेनिक. वेल, so we'll study this, but let us go to some backgrounds. So सबसे पहले हम देखेंगे थोड़ा सा बैकग्राउंड में चलते हैं और एक टर्म देखते हैं, दैट्स कॉल्ड चेंज. पहले इसके बारे में थोड़ी सी समझ ले लेते हैं. देखो ऐसा है कि मैं फिर से बोलूँगा, लाइक अगर आप जैसे टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ते जाओ, चीज़ें हो सकती हैं कि याद भी हो जाए, बट आई विल रेकमेंड यू टू not just study for the boards only, because what happens, suppose if you go with science in your upcoming classes, है ना, केमिस्ट्री, देखो केमिस्ट्री के साथ एक अब इसे प्रॉब्लम कहिए, एडवांटेज डिसएडवांटेज जो कहिए, केमिस्ट्री के साथ एक समस्या ये है कि हम मैथमेटिक्स को अपने डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, फिज़िक्स को हम डेली लाइफ में रिलेट करते हैं. एग्जैक्टली केमिस्ट्री भी रिलेटिंग होता है, लेकिन व्हाट हैपेंस कि केमिस्ट्री इज़ ऑल अबाउट द इंटरनल प्रॉपर्टीज़. मतलब ये वो प्रॉपर्टीज़ है जो जनरली दिखती नहीं है. तो क्योंकि नहीं दिखता है तो हम इग्नोर्ड रहते हैं इन चीज़ों, इस सब्जेक्ट से या इस सब्जेक्ट के टॉपिक से, तो हम बार बार इन चीज़ों को रिमाइंड नहीं कर पाते हैं, है ना. तो रिमाइंड करने के लिए ऐसा है कि आपको चीज़ों के बहुत भीतर फिजिकली घुसने की ज़रूरत नहीं है. यू ओनली हैव टू गेट सम अंडरस्टैंडिंग दैट व्हाट एक्चुअली इज़ हैपनिंग, है ना. लाइक फिज़िक्स में जब कोई बॉडी चल रही है तो आप वहाँ पे कहते हैं अच्छा ये मोशन कर रहा है, ये रेक्टिलिनियर मोशन है या ये मोमेंटम है. मैथमेटिक्स में आप सपोज़ कोई ऑब्जेक्ट, कोई बिल्डिंग देखते हो तो आप उसको रिलेट करते हो, अच्छा, या कोई हिल्स माउंटेन्स देखते हो तो बोलते हो कि अच्छा ये ट्रिगोनोमेट्री से रिलेटिंग. सो केमिस्ट्री के साथ भी वैसे ही है. केमिस्ट्री के साथ जो है आप अपने केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट को जब तक रिमाइंड नहीं करोगे, है ना, चीज़ें फिर हमेशा आपको अनफेमिलियर लगेंगी, है ना. तो केमिस्ट्री में आपको बहुत माने एक बड़े सर्कल की ज़रूरत नहीं है कॉन्सेप्ट का, है ना. आपको छोटी छोटी चीज़ों से जो है रिलेट करते 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 स्टडीज़ करने होते हैं. वेल, तो हम पहले सबसे पहले एक छोटा सा टर्म देखेंगे जो हमने बहुत पहले छोटे क्लासेस में पढ़ा था, दैट्स कॉल्ड चेंज. चेंज क्या होता है? चेंज इज सिंपली, मैं डायरेक्ट एग्जांपल से आऊँगा, मैं बहुत सारी चीज़ें लिखूँगा कम, एग्जांपल्स या एक्सप्लेनेशन पे ज़्यादा फोकस करूँगा ताकि आपको चीज़ें सीधे दिमाग में आपके ब्रेन में सेट हो, वो रटने वाली मोड में ना हो. आप मैंने एक्सप्लेनेशन हम कोशिश करेंगे ऐसे करने की कि आप सेंटेंसेस खुद ही जनरेट करते जाओ. वेल, तो व्हाट एक्चुअली द चेंज इज, हम सीधे एग्जांपल एक लेते हैं. टेक एन एग्जांपल कि आपने एक ट्री देखा, एक पौधा प्लांट किया, सपोज दैट, है ना, और आपने उसे अभी देखा, दैट्स, आपने उसे सपोज आज के डेट में देखा, लाइक सपोज 7 सितंबर को, है ना, और आपकी जो ये आपने अभी जस्ट देखा, ठीक है, और आपने जो है इसी ट्री को आज से 2 मंथ के बाद देखा या 2 इयर्स के बाद देखा, सपोज दैट 2 इयर्स के बाद देखा, और ये ट्री जो है आपने देखा कि ये पहले जो प्लांट था अब वो एक ट्री बन गया. सपोज आफ्टर 2 इयर्स आपने देखा, टेक एन एग्जांपल 7 सितंबर 2026 को, और पहले जो देखा था आपने सपोज 2024 को. तो जब आप इसे देखेंगे या देखते हो या देखोगे सपोज दैट, तो आप कहोगे ना कि अच्छा, अरे वाह, ये प्लांट, ये तो पहले बहुत छोटा था, पहले जो है ये क्या था, ये स्मॉल था, और अब जो है ये क्या हो गया, बड़ा हो गया. तो यहाँ पे एक सिचुएशन बनी. अगर हम ऐसी वाली केस जो है हमारे साथ डेली लाइफ में डेली होता है और हमेशा होते रहता है, लेकिन हम उसे शायद रिकॉल नहीं कर पाते हैं. यहाँ जो है जो हुई वो
जो आपने पहले यहाँ पे आप सडनली जो आपने 7 सितंबर 2026 को ये बात बोला, सपोज दैट, तो ये जो जैसे आपने कहा तो ये एक सिचुएशन बनी, दिस इज कॉल्ड ऑब्जर्वेशन। आपने इसे बड़ा यूं ही नहीं कह दिया, आपने जब इसे बड़ा कहा इसका मतलब है कि आपने ज़रूर इसको पहले कभी छोटा देखा होगा। एग्जैक्टली आपने देखा है ना। तो ये हो गई ऑब्जर्वेशन। और इस ऑब्जर्वेशन में आपने जब इसे पहली बार देखा था, या आपने इस बड़े से पेड़ को जिस भी छोटे पेड़ के मतलब जिस भी सिचुएशन में इस पेड़ को छोटे से छोटा बोल के कंपेयर कर रहे हैं, ये वाली हो गई आपकी ऑब्जर्वेशन की इनिशियल केस। और जब आप इसको बड़ा कह रहे हैं, ये वाली हो गई आपकी ऑब्जर्वेशन की फाइनल केस एट दिस इंस्टेंस। हो सकता है कि आपकी फाइनल फिर बाद में कोई और भी हो जाए। तो ये आपने क्या किया, आपने एक ऑब्जर्वेशन कर लिया इनडायरेक्टली, और उस ऑब्जर्वेशन में आपने 2 साल का समय लिया। इस 2 साल में आपने जब इसे इनिशियली देखा था और जब आपने इसे फाइनली देखा, तो इस इनिशियल और फाइनल के बीच में एक चेंज हुआ, और इस चेंज में आपने पाया कि इस प्लांट की या इस पेड़ की जो साइज है वो क्या हो गई, बदल गई, डिफरेंस आ गया, डिफरेंस इन साइज, डिफरेंस इन साइज। सो दिस डिफरेंस इन साइज is called a change. So you can simply define change को कि the difference between the initial and final observation. अब ये ड्यूरेशन कोई भी हो, है ना, ये टाइमिंग कोई भी हो, ऑब्जर्वेशन किसी चीज़ की हो, अगर आपको उस ऑब्जर्वेशन में कुछ डिफरेंस नज़र आता है बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल, आप इस ऑब्जर्वेशन की जगह आप एक और चीज़ कर सकते हो, एक और वर्ड, एक सुटेबल वर्ड लिख सकते हो, कंडीशन। उसकी स्थिति में अगर आपको कोई चेंज नज़र आता है तो कंडीशन ऑफ एनीथिंग। अब देखिए, तो आपको आपकी ऑब्जर्वेशन डेली होती है कि नहीं, घर में मम्मी किचन में खाना बनाती है, आपको भूख लगी, मम्मी से कहा मम्मी रोटी बन गई, मम्मी ने कहा नहीं अभी हमने आटा को बस गूथा है, डो बनाया है। आप 5 मिनट के बाद जाते हो और आप देखते हो कि रोटी पकी हुई है। पहले ये आटा ये जो डो है सिर्फ बेला हुआ था, रोटी के शेप में दिया हुआ था, और थोड़ी देर के बाद जो है ये रोटी तैयार है ना। तो ड्यूरिंग दिस 5 मिनट ऑब्जर्वेशन व्हाट हैपेंड, फर्स्ट द फ्लोर वाज रॉ अनकुक्ड, नाउ दिस इज कुक्ड। तो आप ये जो आटा है, आटा की जो डो है, वो थोड़ी देर पहले और थोड़ी देर बाद, इस 5 मिनट के ड्यूरेशन में क्या हुआ, डिफरेंस आया। पहले ये अनकुक्ड था, जो खाने के लिए नहीं था खाने लायक, अब ये खाने लायक है ना। सब्जी बन रही है, सब्जी बनने में आप थोड़ी देर अभी देखते हो सब्जी कुक्ड नहीं है, आलू कच्चा है, रॉ है। थोड़ी देर के बाद जब आप देखते हो तो वो आलू जो है क्या है, पका हुआ है। सो ये हमारा क्या हुआ, एक चेंज देखने को मिला, है ना। सो दैट इज कॉल्ड चेंज। नाउ अभी अपन देखेंगे some types of change. Why am I going here? The types of change। आप तो कहेंगे कि यार ये क्लास 10 की बात हो रही है, इसमें तो ये टॉपिक्स ही नहीं है। बिल्कुल नहीं है, बट आई ऑलवेज से आई से हियर कि अगर हमारे पास कुछ बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन हो तो हमें चीज़ों को सिंपल बनाने में, ना मतलब मैं आपसे सपोज मैं आपसे ये कहूँ, या नॉट सपोज आई से हियर कि मान लीजिए कि आप कोई एक टॉपिक पढ़ रहे हो, कोई सा भी टॉपिक, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग कैसी होनी चाहिए। सपोज आप क्लास 10 की कोई चैप्टर पढ़ते हो,
सपोज फिजिक्स की इलेक्ट्रिसिटी, टेक एन एग्जांपल, जस्ट गिविंग एन एग्जांपल। तो आपकी अंडरस्टैंडिंग कैसी होनी चाहिए? आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है ऐसी नहीं होनी चाहिए कि आप इस क्लास 10th इलेक्ट्रिसिटी को एक क्लास 10th के स्टूडेंट को पढ़ा दो। ऐसा इसलिए क्योंकि जो आपकी समझने की कैपेसिटी है वो उसकी भी है। जितना ब्रेन आपका डेवलप है, हो सकता है कि आपके इक्वल या आपसे ज़्यादा या आपसे थोड़ा कम हो, लेकिन है तो ज़रूर। आपकी अंडरस्टैंडिंग ऐसी हो कि आप इस इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर को किसी क्लास 6, 7, 8, 9 मतलब आपसे जूनियर क्लासेस के स्टूडेंट को। वाई एम आई सेइंग दिस? क्योंकि ये बच्चे जो होंगे आपसे छोटे होंगे, उनकी ब्रेन डेवलपमेंट छोटी होगी, लेकिन इन अ कंपल्शन यू आर आस्क्ड टू एक्सप्लेन दिस चैप्टर टू द स्टूडेंट्स ऑफ योर जूनियर क्लासेस। तो जैसे जैसे ये बच्चे छोटे होते चलेंगे, इनकी आपकी जैसी कैपेसिटी नहीं होगी, तो आपको इसे एक्सप्लेन करना हो अगर इन स्टूडेंट्स को, तो क्या करना होगा? आपको इसे बहुत सिंपल बनानी पड़ेगी। तो बहुत सिंपल बनाने के लिए आपकी जो एबिलिटी है वो यहीं पे काम करेगी कि हाउ मच कैपेबल यू आर नॉट टू मेक अ कॉन्सेप्ट वेरी हाई प्रोफाइल। द एक्चुअल कैपेसिटी इज टू मेक अ कॉन्सेप्ट वेरी ईजियर एंड वेरी सिंपल। और लाइफ जो है किसी टॉपिक को कॉम्प्लेक्स बनाना नहीं है ना। लाइफ, हमारी लाइफ की जो रिक्वायरमेंट होती है वो होती है चीज़ों को ईजियर बनाना, हमारी चीज़ों को सिंपलर बनाना, है ना। ये ज़रूर ध्यान रखेंगे। तो आप चीज़ों को जितना सिंपल रखेंगे, आपकी लाइफ भी इजी होती चलेगी और समझने में भी आपको चीज़ों को आसानी होगी। दैट्स वाई आई से कि जब भी कोई चीज़ आप पढ़ो तो कोशिश करिए कि उसकी जो रूट है, मज़े की बात यह है कि आप कुछ भी आज पढ़ रहे हो, सबका रूट आपके जूनियर क्लासेस में है। कुछ भी आप पढ़ रहे हो, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ हो, दैट डजंट मैटर। सो लेट अस कम हियर। चीज़ों को बिना एक्सटेंड किए चलो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग चेंज, इन्हीं चेंजेस में हम बात करेंगे एक चेंज की, दैट इज कॉल्ड रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल चेंज। रिवर्सिबल चेंज क्या होता है? रिवर्सिबल चेंज का मतलब ये हो गया कि आप कोई चेंज कर रहे हो, किसी सब्सटेंस में चेंज कर रहे हो, लेकिन चेंज करने के बाद आपका मन हुआ कि नहीं, मेरा जो सब्सटेंस चेंज के पहले था वो वापस से ओरिजिनल फॉर्म में रिकवर हो जाए। ओरिजिनल सब्सटेंस की रिकवरी हो जाए, और अगर वो सब्सटेंस रिकवर हो जाता है तो हम वैसे चेंजेस को रिवर्सिबल चेंज कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आप शुगर और वाटर को मिला के क्या करते हो? एक सॉल्यूशन बनाते हो, शुगर सॉल्यूशन। सडनली क्या हुआ कि आपको याद आया या आपके घर में कोई नीड हुई और आपको उसमें शुगर की ज़रूरत है, और आपने देखा कि अरे ये तो मिस्टेक हो गया, मैंने शुगर से तो शुगर सॉल्यूशन बना दिया है। लेकिन साइंस आपको कहता है कि नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आपने जो सॉल्यूशन बनाया है वहाँ से क्या कर सकते हैं आप? वहाँ से आप इस शुगर को वापस से रिकवर कर सकते हैं। यस, आप इस शुगर को इस सॉल्यूशन से क्या कर सकते हैं? रिकवर कर सकते हैं। तो ऐसे ऐसे चेंजेस को हम रिवर्सिबल चेंज कहते हैं। या फिर मान लीजिए कि आपके फ्रिज में आइस क्यूब्स हैं, आपने क्या किया, इस आइस क्यूब्स को जो है मेल्ट कर लिया, और मेल्ट करके जो है आपने इसे किसी ग्लास में डाल लिया पीने के लिए।
सडनली आपके घर में कुछ गेस्ट आते हैं और कहते हैं कि बेटा ज़रा मुझे फिर से आइस क्यूब्स ला के दो। अब तो आप टेंशन में आ गए कि ओ माय गॉड, ये गेस्ट थोड़ी देर पहले क्यों नहीं बोले कि मुझे क्यूब्स चाहिए। अगर पहले बोले होते तो मैं ये क्यूब्स को मेल्ट नहीं करता, इन्हीं को दे देता। फिर अचानक से आपके दिमाग की बत्ती जलती है और आप कहते हैं कि नो प्रॉब्लम, आई हैव साइंस। मैं इस मेल्टेड क्यूब से जो है, जो मेरा क्या है, मेल्ट हो चुका है, मैं इसे फिर से फ्रिज में रख देता हूँ, है ना। जो हमारा आइस ट्रेज होता है, इसको फिर से फ्रिज में रख देता हूँ और ये फिर से जो है हमारा क्या हो जाएगा, क्यूब में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ क्या हुआ, आपने आइस क्यूब से क्या बना लिया, वाटर, उसको मेल्ट करके, और फिर इस वाटर से आपने क्या किया, क्यूब बना लिया। तो क्या हुआ, आपका ये आइस क्यूब चेंज हो गया था, पहले वाटर में, पहले सॉलिड था फिर लिक्विड हुआ, फिर से आपने इसको क्या किया, सॉलिड में चेंज कर लिया। तो दिस टाइप ऑफ चेंजेस आर कॉल्ड रिवर्सिबल चेंजेस। अगर हम बात करें नेक्स्ट चेंज की, दैट इज कॉल्ड इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल चेंज, इरिवर्सिबल चेंज क्या हो गया, सिंपल जस्ट रिवर्सिबल का ऑपोजिट, जहां पे आप ओरिजिनल सब्सटेंसेस को आप ओरिजिनल सब्सटेंसेस को रिकवर नहीं कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड इरिवर्सिबल चेंजेस। टेक एन एग्जाम्पल, ये क्या हो जाएगा, जैसे कि मान लिया कि आपने कुछ वेजिटेबल्स है, सपोज कि आलू है आपके पास, पोटैटो, आपने इसे क्या किया, कुक कर लिया। अब क्योंकि ये कुक हो चुका है, पहले ये क्या था, रॉ था, और अब ये क्या हो चुका है, कुक्ड हो चुका है। तो अब आप आफ्टर कुकिंग आप क्या कर सकते हैं, आप रॉ पोटैटो को रिकवर नहीं कर सकते हैं, कैन नॉट रिकवर, क्योंकि आप ओरिजिनल पोटैटो रिकवर नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह के जितने भी चेंजेस हैं हमारे डेली लाइफ में, ऐसे चेंजेस को हम कौन सा चेंज कहेंगे, ऐसे चेंजेस को हम कहेंगे इरिवर्सिबल चेंजेस, राइट। जैसे कि पहले आप क्लास 5 में थे, अब आप क्लास 10 में आ गए, पहले आप 5 इयर्स के थे, अब आप 15 इयर्स के हो गए। तो आप क्लास 10 से क्लास 5 में तो जा सकते हो, मन में आ रहा होगा कि हम चाहें तो 5 में एडमिशन ले लें, बाबू मेरे, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन क्या आप 15 साल से 5 साल के हो सकते हो, बिल्कुल नहीं हो सकते हो। तो यहाँ कौन सा चेंज हुआ, यहाँ आपकी एज बढ़ी, एजिंग, दिस इज कॉल्ड एजिंग, राइट। घर में आपके मिल्क है, मम्मी ने क्या किया, रात में इस मिल्क से कर्ड बना दिया, सुबह में आपको याद आया कि मम्मी मुझे खीर खानी है, दूध जो है उसका मिल्क बना दो, बट अनफॉर्चुनेटली जो मिल्क थी अब वो किस में कन्वर्ट हो चुका है, कर्ड में चेंज हो चुका है। तो ये कर्ड जो है वापस से मिल्क में चेंज नहीं हो सकता है। तो ऐसे चेंजेस को हम क्या बोलेंगे, इरिवर्सिबल चेंजेस कहेंगे। गॉट इट। सो दीज आर कॉल्ड इरिवर्सिबल चेंजेस, राइट। ओके,
Now we'll see some more types of changes. Actually, the required one is we have a change called physical change. देखिए फिजिकल चेंज में हम थोड़ा सा समझ लेते हैं हल्का सा. फिजिकल चेंज का मतलब हो गया कि वह ऑब्जेक्ट की जब फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंजेस आते हैं. फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या 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 होगा? शेप, साइज, है ना, फिजिकल स्टेट, etc. मतलब बेसिकली हम यही बोले ना कि जो हमारे वैसी किसी ऑब्जेक्ट का वो गुण जो हमारे लिए क्या हो, विजिबल हो, जिसको हम देख सकते हो, वैसे चेंजेस को हम कहते हैं वैसे प्रॉपर्टीज को फिजिकल प्रॉपर्टीज. और जब एज ऑब्जेक्ट्स की जब फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंजेस मिलेंगे दैट इज कॉल्ड अ फिजिकल चेंज. राइट. तो जो मोस्टली फिजिकल चेंजेस होते हैं वो क्या होते हैं? वो रिवर्सिबल होते हैं. वो कैसे होते हैं? रिवर्सिबल होते हैं मोस्टली. आई डोंट से ऑल. रिवर्सिबल एंड टेम्पररी. सम फिजिकल चेंजेस आर परमानेंट ऑल्सो, लाइक कटिंग ऑफ हेयर. आपकी बाल कट जाए फिर वापस से वो ओरिजिनल हेयर में कन्वर्ट नहीं हो सकती है. खैर, वी डोंट हैव टू गो देयर. we'll talk about the next type of change which is actually required, that is called chemical change. यही हमारा चैप्टर है. केमिकल चेंज के लिए हम थोड़ा सा समझ लें व्हाट केमिकल चेंज के लिए हम समझ लेते हैं थोड़ी सी केमिकल प्रॉपर्टीज. केमिकल प्रॉपर्टीज क्या हो गई? हम एक सिंगल वर्ड में लिखेंगे, इंटरनल प्रॉपर्टी. व्हाट इज द इंटरनल प्रॉपर्टी? इंटरनल प्रॉपर्टी का मतलब हो गया कि जो इंटरनल स्ट्रक्चर जो होते हैं, है ना, इंटरनल स्ट्रक्चर. अब ये इंटरनल स्ट्रक्चर जो है सीधा हमारा आ गया एटॉमिक लेवल पे. यानी कि, और एटॉमिक ही नहीं, हम जब बात इंटरनल स्ट्रक्चर की करते हैं तो हम एटम के अंदर भी चले जाते हैं, इनसाइड एन एटम. मतलब कि जब एक एटम के कोई ऑब्जेक्ट में, जब किसी ऑब्जेक्ट में उसके एटम के अंदर की बनावट में जब चेंजेस आ जाए, मतलब कि जो स्ट्रक्चर है हमारा, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, इसमें जब किसी तरह का बदलाव होगा या बदलाव हो, है ना, वही बदलाव हमारा कहलाता है केमिकल चेंज. मतलब कि अगर केमिकल चेंज हो रही है या एक ऐसा चेंज जिसमें हमारा सीधा एटम अफेक्टेड हो रहा है और उसकी प्रॉपर्टी, उसकी स्ट्रक्चर, उसकी बनावट अफेक्टेड हो रही है, तो समझ लेंगे कि हमारा केमिकल चेंज हो रहा है. जैसे कि मान लीजिए, टेक एन एग्जांपल, आप सपोज कुकिंग कर रहे हैं, कुकिंग ही कर, हम बहुत सिंपल एग्जांपल लेंगे. आप कुकिंग जब करते हैं, सपोज आप आलू की ही कुकिंग कर रहे हैं, पोटैटो की, आपने इसको कट किया. कट करने से पहले ऑब्जर्व करिए, ये कटा हुआ पीस जो है आलू का वो हार्ड होगा, पूरा आलू भी हार्ड ही होगा. इसके सरफेसेस मोर लाइकली वाइट कलर के होंगे, है ना, हल्का सा. इसका अगर आप टेस्ट करेंगे तो एक जनरल टेस्ट होगी इसकी, है ना. और सपोज आपने इसको कुक किया, तो कुकिंग के बाद देखिए ये जो आलू था ये अब सॉफ्ट हो चुका होगा.
इसकी कलर जो है वो चेंज हो चुकी होगी, और साथ ही साथ इसकी टेस्ट भी चेंज हो चुकी होगी, है ना। और ये जितने भी चेंजेस हैं, आप इस चेंज को फिर वापस आप रिवर्स नहीं कर सकते हैं, आप एक रॉ पोटैटो नहीं ला सकते हैं। तो दो बातें हुई, क्योंकि आप इस पके हुए आलू को कच्चा आलू नहीं बना सकते हैं, तो ये परमानेंट चेंज हो गई। और कुछ ऐसी चेंजेस हुई हैं, है ना, ये जो चेंजेस ऐसी हुई हैं जो आप इसको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं या हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, है ना। ये जो चेंजेस हैं ये एटॉमिक लेवल पे हुई है, एटॉमिक लेवल पे हुई है ना। ये जो चेंजेस हुई हैं इसके एटॉमिक स्ट्रक्चर पे चेंजेस हुए। देखो टेस्ट के लिए इसमें स्पाइसेस एंड ऑल सारे रिस्पॉन्सिबल हैं डेफिनेटली, लेकिन मैं ऐसा बोलूँ कि आप क्या करो कि इस कच्चे आलू में, है ना, आप इस कच्चे आलू में क्या करो कि ये सारे स्पाइसेस को मिक्स कर दीजिए, नो प्रॉब्लम, सारे स्पाइसेस को मिक्स कर दीजिए। देखिए केमिकल चेंज हुआ है कि नहीं हुआ है वो आपको पता चल जाएगा। और आप इस स्पाइसेस को मिक्स करके बस कढ़ाई में रख दो, जस्ट उसमें रख दीजिए, आप और कुछ नहीं करो, आप कुछ नहीं करो, आप इसमें आलू रख दीजिए, आप इसमें सारे स्पाइसेस रख दीजिए, है ना, आप इसमें सारे स्पाइसेस को रख दीजिए, मसाले, पानी, सब कुछ रख दीजिए। लेकिन आप इसको, जो हमारी जनरल कुकिंग होती है इसमें क्या करते हैं हम इसमें थोड़ा सा हीट देते हैं, है ना, हम हीट देते हैं और थोड़ी देर छोड़ते हैं, पकाते हैं, बहुत सारे प्रोसेसेस करते हैं, तब ये होता है। आप ये करो ही नहीं, तो आप क्या देखेंगे कि आलू हमारा, उसके बाद उस आलू को जो है बिना हीट दिए हुए आप छोड़ दीजिए, थोड़ी देर बाद आलू को निकालिए, धोइए और फिर टेस्ट करिए या चेक करिए, तो आप पाएंगे कि आलू वैसा ही है। मतलब ये कि कुकिंग के दौरान, ड्यूरिंग द कुकिंग ज़रूर कुछ ना कुछ चेंजेस हुए हैं, और वो ऐसे चेंजेस हुए हैं कि वो मसाले देने के बाद, ऐसे जनरल छोड़ने के बाद भी वो नहीं हो रहा है, वो कुछ डिफरेंट चेंज है। बिल्कुल यहाँ पे जो एनर्जी है, हीट है हमारी, ये कुछ स्पेशल रोल प्ले कर रहा है, और हमारे ये पोटैटो में कुछ चेंजेस हुए हैं, और ये जो चेंजेस हुए हैं वो कुछ ऐसे हुए हैं जो हम डायरेक्टली कंट्रोल नहीं कर सकते, हम सिर्फ सरकमस्टांसेस को कंट्रोल कर सकते हैं, कंडीशंस आप सप्लाई कर सकते हैं, है ना। व्हाटएवर, जैसे कर्ड है, आप देखिए कर्ड ये क्या होता है, मिल्क, देखिए कुछ प्रोसेस है, मिल्क मम्मी थोड़ा सा लुक वार्म करती है हल्का सा, फिर उसमें क्या करती है, कोई क्षार सब्सटेंस डालती है, जनरली उसमें कर्ड ही डालती है, फिर रात भर उसको छोड़ती है ना, लेफ्ट करती है अनडिस्टर्ब, और सुबह तक जो ये मिल्क है वो किस में कन्वर्ट हो चुका होता है, कर्ड में। अब देखिए ये आप कर्ड के साथ कुछ भी कर लीजिए, आप मिल्क के साथ कुछ भी कर लीजिए, वो कर्ड नहीं बनेगा। कर्ड बनाने के लिए एक रिक्वायर्ड प्रोसेस की ज़रूरत है, जो आप पूरा करते, इस प्रोसेस में थोड़ी सी भी चेंजेस होगी, मिल्क कर्ड में चेंज ही नहीं होगा, या आपकी जो रिक्वायर्ड टेस्ट ऑफ कर्ड है वो नहीं होगी। तो एक रिक्वायर्ड प्रोसेस, एक जनरल प्रोसेस को लोग फॉलो करते हैं, है ना, एंड सुबह तक वो कर्ड जो है, वो मिल्क जो है वो कर्ड में चेंज होता है विद अ स्पेसिफिक टेस्ट, विद स्पेसिफिक कलर, स्पेसिफिक टेक्सचर। अब देखिए मिल्क क्या होता है, कम्प्लीटली लिक्विड फॉर्म में होते हैं, लेकिन कर्ड जब बनता है तो इस कर्ड का और मिल्क का कलर चेक करिए, आपको चेंज देखने को मिलेगा, है ना। जनरल कर्ड की जो कलर होती है वो लाइट येलोइश कलर का होता है। अगर किसी का मिल्क, अगर किसी का कर्ड पूरा वाइट है तो समझ लीजिए कि उसमें, उस दाल में काला है, यानी दूध में कुछ ना कुछ काला है। फिर इसकी टेस्ट जो है हल्की शार्प टेस्ट होती है, टेक्सचर जो है हल्का डेंस होता है ना, हल्का क्या पूरा डेंस होता है। सो दिस टाइप ऑफ चेंजेस आर केमिकल चेंजेस। ठीक है, एक छोटी सी परसेप्शन हम यहाँ थोड़ी सी डिस्कस करेंगे। पहले आपने छोटे क्लासेस में पढ़ा था कि जो केमिकल चेंजेस होते हैं वो परमानेंट चेंजेस होते हैं, परमानेंट चेंज। बट हियर आई विल से कि केमिकल, ऑल द केमिकल चेंजेस आर नॉट परमानेंट, दे आर रिवर्सिबल। मतलब कि हम जो रिएक्शंस करते हैं, केमिकल रिएक्शन करते हैं, देखो केमिकल रिएक्शन तो लाइफ में डेली होते रहता है, लेकिन कुछ रिएक्शन, जैसे कुछ एलिमेंटल केमिकल बेस्ड रिएक्शन जो हम लैब में देखेंगे या लैब में करेंगे या उसके बारे में स्टडी करेंगे, उसमें सारे चेंजेस जो हैं
है ना। मोस्टली चेंजेस जो हैं वो आपके कैसे होते हैं, रिवर्सिबल होते हैं। हाँ, एक एलिमेंटल रिएक्शन जो है, जो हम परफॉर्म करेंगे या हम परफॉर्म करने वाले रिएक्शंस को स्टडी करेंगे, उसमें एक रिएक्शन है जो परमानेंट है, बाकी ऑलमोस्ट जो है आपके क्या होते हैं, रिवर्सिबल चेंजेस होते हैं। सो दिस इज समथिंग बेसिक कॉन्सेप्ट्स, यू कैन से द रूट कॉन्सेप्ट्स, जिसका हम इस्तेमाल करेंगे इस पूरे चैप्टर के दौरान। तो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इन सारे कॉन्सेप्ट्स को एक बार आप ऑब्जर्व करें, एक बार रिमाइंड करें, रिकॉल करें, है ना, और सबको माइंड में एक बार सेट करें। ठीक है, स्पेशली दिस केमिकल चेंज एंड केमिकल रिएक्शन। केमिकल चेंज क्या हो गया, केमिकल चेंज हो गया कि जब ऑब्जेक्ट्स की केमिकल प्रॉपर्टी क्या हो गई, बहुत सारे हैं, लेकिन हम उसमें सिर्फ एक सिंगल वर्ड में बात करें तो उसकी जब इंटरनल प्रॉपर्टीज़ में चेंज आ जाए, इंटरनल प्रॉपर्टी की जब बात हो रही हो, तो आप सीधे सीधे ये समझ लें कि उसकी जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है उसमें चेंजेस देखने को मिलेंगे। ठीक है, और जब आप एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात आ गई, ये टर्म जब आ गया हमारा इंटरनल स्ट्रक्चर यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम, तो हम सबसे पहले जो है अगले क्लास में हम एटम के स्ट्रक्चर को पहले समझेंगे, एटम के स्ट्रक्चर को जानेंगे, फिर हम चैप्टर के अंदर घुसने की कोशिश करेंगे। चलो आज के लिए थैंक यू सो मच, होप यू लाइक्ड इट, एंड यू लाइक्ड इट then show your emotions that how much you liked it. Thank you so much, bye bye.